देखो बच्चों, हम व्हीटस्टोन ब्रिज को पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो वो कंडीशन जो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की डिस्कस करते हैं, जिसको बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग की कंडीशन, वो आई कहां से? देखो, ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के टॉपिक में, सर्किट में अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लो। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज और इसकी कंडीशन क्या होती है कि जैसे ये रेजिस्टेंस है R1, तो हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है अगर ये जो रेशियो है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है अगर ये रेशियो R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है। अगर ये रेशियो बराबर है तो हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो अगर ये रेशियो बराबर है तो हमें उससे क्या मिलता है? हमें उससे तब ये पता चलता है, अगर ये रेशियो इक्वल आ जाती है तो हमें ये पता चलता है अगर ये रेशियो इक्वल आ जाती है तो ये वाला जो पॉइंट है बी और ये जो पॉइंट है डी, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आती है तो फिर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं होता। लेकिन ये रेशियो अगर इक्वल आ गई तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। उस केस में देखो, करंट तभी फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा। मान लें इस ब्रांच में करंट है IG, मान लो इस ब्रांच में करंट है IG, तो अगर ये रेशियो इक्वल है यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, देन IG होगा 0। ठीक है, IG होगा 0। ये कंडीशन है। इस कंडीशन को हम यूज करते आए हैं क्योंकि इस सर्किट को देख के तो पता नहीं चलता सीरीज पैरेलल का, लेकिन अगर रेशियो बराबर रहती है तो बीच वाली ब्रांच हट जाती है। बीच वाली ब्रांच हटते ही पता चल जाता है ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में है, नीचे वाले दोनों सीरीज में है, और ऊपर वाली ब्रांच और फिर नीचे वाली ब्रांच जो है वो पैरेलल में होगी। बट हमारा क्वेश्चन है कि ये जो कंडीशन है ये आई कैसे? तो इस कंडीशन की ये डेरिवेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 3 नंबर का आता है। ये हम लोग डिराइव करते हैं। ये कंडीशन डिराइव हुई है किरचॉफ लॉ लगा के। ठीक, अब उसका डेरिवेशन ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल है, साथ के साथ रट जाना चाहिए। 3 नंबर का आता है डायरेक्ट। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि स्टेट एंड प्रूव द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, तो स्टेट कर देना और प्रूफ कैसे करना देखो। मान लेते हैं यहां से करंट आया आई, सॉरी
ये पॉजिटिव है ना, यहां से करंट आया आई, ठीक, ये करंट आया आई, और यहां पर आके इसको दो पाथ मिल गए, तो ये करंट रेजिस्टेंस की इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, जहां पर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उस तरफ कम करंट जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम है उस तरफ ज्यादा करंट जाएगा। हम मान लेते हैं कि इस ब्रांच में करंट गया I1, इस ब्रांच में करंट गया I1, तो इस ब्रांच में करंट गया I2, ठीक। बट हमें डिफरेंट वेरिएबल लेने की क्या जरूरत है, अगर I में सर से आपकी आवाज बहुत अटक रही है। सर सही है सर, कंटिन्यू प्लीज। सही है। सबके लिए नहीं अटक रही तो फिर मेरा कनेक्शन ठीक है। यहां से करंट आया I, इधर गया I1, तो नीचे के लिए अलग वेरिएबल क्यों ले रहे हो, I में से I1 इधर चला गया, I में से I1 इधर चला गया, तो नीचे क्या जाएगा, बचा हुआ। इस वाली ब्रांच में करंट कितना होगा, I माइनस I1, ठीक है। I1 कहां पहुंचा, ये I1 यहां पहुंचा, अब B पे फिर डिवाइड करेगा क्योंकि फिर इसको दो रास्ते मिले, अब उसमें से हमने मान लिया कि IG इधर चला गया, उसमें से हमने मान लिया कि IG इधर चला गया, तो फिर इधर कौन सा जाएगा, बचा हुआ I1 माइनस IG, ठीक। अब ध्यान से देखना, इधर से कितना करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है I माइनस I1, और इधर से कितना करंट आ रहा है IG, इधर से करंट आ रहा है I माइनस I1, इधर से करंट आ रहा है IG, तो यहां पर तो दोनों मिल गए ना, यहाँ पे दोनों मिल गए और दोनों मिलके इधर निकल जाएंगे, ये दोनों मिलके इधर चले जाएंगे क्योंकि और तो कोई बात ही नहीं है, तो यहां पर जो करंट जाएगा, यहां पे जो करंट जाएगा वो है I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG, ठीक। अब जंक्शन C पे आ जाओ, यहां कितना करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है I1 माइनस IG, इधर से करंट आ रहा है I माइनस I1 प्लस IG, यहां दोनों मिल जाएंगे, यहां दोनों मिलेंगे, इसको और इसको मिलाओ, ऐड करो, तो IG से IG कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा I, और करेक्ट है I ही बचना चाहिए था, बिकॉज इस ब्रांच में जो करंट है वो I है, अगर यहाँ पर I ना बचता तो फिर हमने कुछ गड़बड़ किया करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में, बट यहाँ पर I बचा है तो सारा काम ठीक है। ठीक, समझ में आया सर? तो? हाँ सर आपने जो बी और डी के बीच में आरो लगाया है वो आपने बी से डी लगाया है, वो हम डी से बी भी तो ले सकते हैं। हाँ, तुम नीचे से ऊपर ले लो, तुम अपने हिसाब से करंट डिस्ट्रीब्यूशन करो, मैं तरीका बता रहा हूँ कि जैसे तुमने अब यहाँ से, अगर तुम उस तरीके से करते इस सारों को भूल जाओ, I माइनस I1 यहाँ पे आया, IG यहाँ चला गया, तो यहाँ के लिए कितना बचा, I माइनस I1 माइनस IG, वही IG इधर जाके फिर इसमें माइनस की जगह ऐड हो जाएगा, तो तब भी फाइनली इधर I बचेगा, जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट करो। यस सर। ठीक है, मैं तुमको 1 मिनट दे रहा हूं, ध्यान से पहले करंट की डिस्ट्रीब्यूशन देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ताकि दिमाग में बैठ जाए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक, अब हम क्या करते थे किरचॉफ लॉ में, पहले हमने करंट की डायरेक्शन बना ली, फिर हम पॉजिटिव नेगेटिव एरो साइन लगाएंगे किस पे, रेजिस्टर्स पे, करंट की डायरेक्शन में। ठीक, इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। इसमें करंट ऐसे आ रहा है तो ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। इसमें करंट ऐसे आ रहा है तो ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, और इसमें करंट ऐसे आ रहा है तो ये पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ। ठीक है, इसका कुछ नाम रख देते हैं। मैंने यहाँ पे करंट IG क्यों लिया है, बिकॉज जनरली क्या होता है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट हम लोग बनाते हैं उसमें बीच वाली ब्रांच में गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि कब हमारा जो ये सर्किट है बैलेंस्ड है और कब बैलेंस नहीं है। अगर ये बैलेंस्ड होता है तो बीच वाली ब्रांच से करंट फ्लो नहीं करता, तो कैसे पता चले कि बीच वाली ब्रांच से करंट फ्लो नहीं कर रहा है? कोई बल्ब लगा दो, कोई बल्ब लगा दो, बल्ब जलेगा तो मतलब करंट फ्लो कर रहा है, और बल्ब नहीं जलेगा तो मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। बट ये अच्छा आइडिया नहीं है। ये अच्छा आइडिया इसलिए नहीं है बिकॉज हर एक बल्ब को, हर एक फैन को, किसी भी कंपोनेंट को कुछ मिनिमम करंट चाहिए होता है। जैसे मान लो बल्ब को करंट चाहिए 4 एम्पियर, लेकिन इसमें से जा रहा है 2 एम्पियर, तो बल्ब तो फ्लो नहीं करेगा। तुम सोचोगे इसमें से करंट ही नहीं जा रहा, तो गलती हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाना है जो क्लियरली बता सके कि करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 0.1 माइक्रो एम्पियर करंट भी जाए तो वो इंस्ट्रूमेंट बता सके। तो हम बीच वाली ब्रांच में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना, मेजर नहीं करता। मेजर जो करता है उसको एमीटर बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना। गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, गैल्वेनोमीटर की एक नीडल होती है जो ठीक बीच में होती है। ये करंट को डिटेक्ट करने के साथ साथ करंट की डायरेक्शन भी बता देती है। अगर तो ये जिस सर्किट में लगा है उस सर्किट में ऐसे करंट जा रहा है तो ये नीडल इधर डिफ्लेक्ट करेगी, अगर ऐसे जा रहा है तो ये इधर डिफ्लेक्ट करेगी, और जितना ज्यादा जा रहा है उतनी ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी। तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेता है अगर इतना सा भी करंट जा रहा हो। तो बीच में अगर गैल्वेनोमीटर लगा है तो हमें पता चलता रहेगा करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अगर स्विच इज ऑन है, सर्किट है, चालू है, लेकिन फिर भी बीच में जो गैल्वेनोमीटर है उसकी नीडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो मतलब हमारा जो सर्किट है वो बैलेंस्ड है। ठीक, तो हम यहाँ पे इस रेजिस्टर की बजाय हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। जी, और उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी। गैल्वेनोमीटर का नाम भी जी रख दिया हमने, और मान लो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो भी जी है, तो उस जी की वजह से हम इस ब्रांच में जो करंट है वो IG लेते हैं। ठीक, अब हम इसमें किरचॉफ रूल्स अप्लाई कर देंगे और हमारी कंडीशन आ जाएगी। देखना, किरचॉफ रूल्स अप्लाई करने के लिए हमें लूप चाहिए होता है। तो सबसे पहले लूप है ABDA। लूप ABDA, लूप ABDA है बच्चों। देखो यहां से चलो, यहां से शुरू करो, धीरे धीरे चलता हूं, यहां से शुरू करो। पहला ये कंपोनेंट आया, मैं ऐसे चल रहा हूं। पहला ये कंपोनेंट आया तो मैं जा रहा हूं डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में। किधर जा रहा हूं? डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में। अगर मैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा माइनस I1 R1। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 इज I1 R1, और हम डिक्रीजिंग पोटेंशियल में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नेगेटिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से जाके यहां पहुंच गए। यहां पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ IgG। इसका रेजिस्टेंस कैपिटल G माना है ना हमने, और यहाँ पे करंट है IG, तो यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? IG इंटू G। तो माइनस IG इंटू जी। आगे बढ़ो, अब यहां पहुंचे। अब देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, अब तो मैं इंक्रीजिंग पोटेंशियल में जा रहा हूं। नेगेटिव टू पॉजिटिव तो मैं लिखूंगा प्लस, यहां करंट कितना है? I माइनस I1 इंटू R3, सो प्लस
इक्वल टू 0, I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बनाओ, लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी। चलो यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। यहां पहुंचे पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस आई जी इंटू R2, आगे बढ़ो, यहां पहुंचे। अच्छा, यहाँ माइनस पहले आया, अब हम चल रहे हैं इंक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में, तो दिस विल बी प्लस, करंट ये पूरा इसके अंदर, प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू R4। और यहां पहुंचे माइनस से प्लस, एस। चलने की डायरेक्शन मत बदल देना लूप में कभी भी। अगर तुमने कोई एक ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया है चलने का कि मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा या मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, तो उसी ऑर्डर में चलना है, फिर हमको ऑर्डर ब्रेक नहीं करना बीच में। तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, अब मैं यहाँ पहुंचा हूँ माइनस प्लस, तो इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, प्लस आई जी इंटू जी, इक्वल टू 0। तो मेरी ये दो इक्वेशंस हैं। मेरी कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि अगर ये रेशियो बराबर है तो आई जी 0 होता है। हम इसको उल्टे तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि अगर आई जी 0 है तो ये रेशियो बराबर होगी। एक ही बात है, मेरे पास ये दो इक्वेशंस है, अगर मैं दोनों इक्वेशंस में आई जी को 0 डाल दूं तो ये कंडीशन आ जाएगी, देखना। पुट आई जी इक्वल टू 0 इन 1 एंड 2। सबसे पहले 1 में आई जी को 0 डालो, ये आया। इसमें तुमको क्या करना है, देखो माइनस 0 इसको हटा दो, और ये वाला पार्ट उधर ले जाओ, तो ये माइनस में हो जाएगा। बट ये भी माइनस में है तो दोनों का माइनस कट जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूं कि मेरे को मिला ये, मेरे को मिला ये। ठीक, अब पुट करो आई जी को सेकंड वाले में 0, देखो आई माइनस आई जी इंटू R2, आई माइनस आई जी 0 हो गया तो माइनस आई R2, माइनस आई R2 प्लस आई माइनस I1 R4, प्लस आई जी इंटू जी, ये 0 हो गया, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आई, इसको उधर शिफ्ट कर दो, ये माइनस में हो जाएगा और दोनों का माइनस कट जाएगा, तो हमें मिलेगा हमें मिलेंगी ये दो इक्वेशंस। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को कर दो डिवाइड, और तुम क्लियरली देख पाओगे कि यही आ जाएगा। ये डिवाइडेड बाय दिस बाय दिस, ठीक। तीन नंबर आएंगे, तीन सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल तो आते हैं इस पे।
न्यूमेरिकल तो वही है जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर रेजिस्टर में घुस जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत आता है ये वाला। 2 मिनट दे रहा हूं, अपना नोट वोट कर लो जो करना। डन। और इस पे क्या क्वेश्चन आता है देखो, हो गया ना? यस सर। ठीक है, अब इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आता है, वो करते हैं। सर हमने इसमें IG 0 क्यों लिया? IG 0 क्यों लिया है? यही तो कंडीशन है कि अगर अगर ये रेशियो इक्वल है तो IG 0 होता है। तो हमने उसको उल्टे तरीके से प्रूव किया है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को फुलफिल करते हैं ना। अगर ये इक्वल है तो IG 0 होगा, अगर IG 0 है तो ये इक्वल होगा। तो हमने ये शो किया है कि अगर IG 0 है तो फिर रेशियो इक्वल आती है। तो हमने IG 0 खुद अपनी तरफ से पुट किया है। ओके सर। देखो, तो वो क्वेश्चन क्या है, हमने ये सोचा कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन पता चल गई। फिजिक्स में क्या होता है कि हम फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? हम फिजिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके कोई लॉ है ना, उस लॉ को फिर हम प्रैक्टिकली यूज करके अपना कुछ बना लेते हैं। जैसे तुमने पढ़ा पास्कल लॉ, पास्कल लॉ तो बहुतों ने पढ़ा, लेकिन किसी ने पास्कल लॉ को सोच के हाइड्रोलिक लिफ्ट बना ली, किसी ने हाइड्रोलिक ब्रेक्स बना ली, किसी ने हाइड्रोलिक प्रेस बना ली। ठीक, तो लॉ पे बेस्ड प्रैक्टिकल चीजें बन जाती हैं। तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का ये प्रिंसिपल है, जो हमें ये कहता है कि अगर इस शेप का सर्किट हो और ये रेशियो बराबर हो तो बीच वाले में से करंट पास नहीं होता। तो हमने सोचा अब हम इसको यूज कैसे करें, तो हमने इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यूज किया, और वो ये है कि कोई भी अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तुम्हारे पास एक रेजिस्टर है, तुम्हारे हाथ में एक रेजिस्टर है, और तुम्हें उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस नहीं मालूम, तो तुम व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को यूज करके उस अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। ये करना कैसे होगा, इसके लिए हमने एक सर्किट बनाया विच इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज आल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कि जब तुम लैब में जाके अब कहोगे हाँ ये तो हमने पेपर पे पढ़ लिया, चलो अब लैब में चलते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं, तो तुम्हें वायर चाहिए होगी, तुम्हें बैटरी चाहिए होगी, तुम्हें गैल्वेनोमीटर चाहिए होगा। सो वो जो सेटअप है जब तुम उसको बना लोगे, दैट इज कॉल्ड द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसका नाम है मीटर ब्रिज। उसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं देखो,
प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बच्चों? ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूं। ये है मीटर ब्रिज। अब जरा इसको कंपेयर किया जाए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज कहीं से भी नहीं लग रहा। देखो ये वायर है ए बी, ठीक है, ये है दिस आर इज रेजिस्टेंस बॉक्स। दिस आर इज रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स समझते हो? रेजिस्टेंस बॉक्स तुम्हारी लैब में होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसमें कीज लगी होती हैं, अलग अलग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की। उसमें से जो की निकाल लेते हो उतना रेजिस्टेंस वो बन जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? कोई बात नहीं। मान लो कि R एक ऐसा रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता है। R इज नोन रेजिस्टेंस एंड दिस X इज अननोन रेजिस्टेंस जो हमने निकालना है। ठीक, तो देखो कैसे होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट। ये होता है ना व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट। अब देखो यहां से मैं चला, ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो ए जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये गया, एक पार्ट ये गया। इधर वाला, इधर जो इस पार्ट पे जो रेजिस्टेंस लगा है वो है आर, तो ये मान लो हो गया आर, ठीक। बट इधर वाले पार्ट पे जो रेजिस्टेंस होता है वो कहाँ है बच्चों? वो ये जो वायर है ए बी, हर एक मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो ये जो वायर है ए बी, इस वायर का भी अपना रेजिस्टेंस होगा, ठीक। जहां पर मैंने इस गैल्वेनोमीटर को टच किया है, ये वाली ब्रांच जो है ना मेरी, देखो जहां ए से डिवाइड होकर मैं यहां पहुंचा, ये आया आर, फिर आर कहां जा रहा है? आर जा रहा है सी पे, और सी फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो सी है, ये वाला जो मेरा पॉइंट है सी है। यहां से एक ब्रांच इधर चली गई, एक आगे चली गई एक्स पे, तो ये एक्स है, और ये वाला जो पॉइंट है ये डी है। ये वाली ब्रांच सी वाली बीच में गैल्वेनोमीटर, और जहां खत्म हो रही है वही डी है ना, तो ये रहा बीच में गैल्वेनोमीटर, और ये जहां खत्म हो रही है वो डी है। तो एडी पार्ट ऑफ द वायर, इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो ये है,
और डीबी पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो ये है। समझ में आई बात? तो ये सर्किट को तुम इसको क्लियरली कंपेयर कर लो कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम क्या करते हैं, ऐसा सर्किट हम बना लेते हैं, फिर इसके इस वाले एंड पे ये तार होती है, बट इसके इस वाले एंड पे तार की तरह ओपन एंड नहीं होता, एक जॉकी लगा रहता है। तुमने प्रैक्टिकल्स किए होंगे या देखा होगा, जॉकी लगा रहता है, लंबा सा मेटल का पीस होता है। उस जॉकी को हम हर पॉइंट पे टच करके देखते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम नल पॉइंट ढूंढ रहे हैं। नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जॉकी को टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे जैसे टच किया इसको डी पे, तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो हमें अपना नल पॉइंट मिल गया। जैसे ही हमें अपना नल पॉइंट मिला, नाउ वी आर श्योर दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड। जैसे ही मैंने डी पे टच किया, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करना बंद किया। इसका मतलब है when the jockey is at D, then R by X is equal to resistance of AD part of the wire divided by resistance of DB part of the wire। ठीक, और R हमें पता है, तो क्या हमें ये भी पता है? ये तो हमें नहीं पता, वायर का रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। लेकिन बच्चों, हमें वायर का रेजिस्टेंस चाहिए भी नहीं, हमें वायर के रेजिस्टेंस की रेशियो चाहिए। हमें RAD और RDB अलग से नहीं चाहिए, हमें RAD अपॉन RDB चाहिए। और A से लेकर B तक पूरी वायर का एरिया सेम है, A से लेकर B तक पूरी वायर का मटेरियल सेम है, और रेजिस्टेंस होता है रो L बाय A। तो रो भी सेम है और A भी सेम है, तो R सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे। तो इनके रेजिस्टेंस की वही रेशियो होगी जो इनकी लेंथ्स की रेशियो होगी, और उस लेंथ को काउंट करने, कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं 1 मीटर लंबा स्केल, क्योंकि ये वायर AB जो है वो 1 मीटर लंबी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, यहाँ पर एक स्केल लगा लेते हैं हम। सर आपकी वीडियो लैग कर रही है। नहीं सर, सही है। ठीक, 1 मीटर लंबा स्केल, तो लेंथ मेजर करो, R बाय X इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस पार्ट अपॉन लेंथ ऑफ दिस पार्ट। R भी पता है, लेंथ ऑफ पार्ट्स भी पता चल जाएंगे स्केल से, बचा अननोन X, तो X आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विच इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। चलो इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। यहां पे हम मान लेते हैं कि इस वाले पार्ट की लेंथ है L, और ये पूरा 1 मीटर लंबा स्केल है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में अगर इस पार्ट की लेंथ है L, तो सेंटीमीटर में इस वाले पार्ट की लेंथ होगी 100 माइनस L। चलो लिखें, लेट resistance per unit length of the wire AB be R। ठीक है, therefore RAD मतलब इस पार्ट का रेजिस्टेंस इज LR।
रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मान लो 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस है R, 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस है R और ये लेंथ है L, तो इस लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हुआ LR और इस लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हुआ 100 माइनस L इंटू R। एक मिनट, and RBD 100 minus L into R, since the bridge is balanced, therefore R by X must be equal to, since the bridge is balanced, so R by X should be equal to RAD upon RDB. So ये R से R कट जाएगा बच्चों, R से R कट जाएगा, so this will be L upon 100 minus L, इसका रेसिप्रोकल ले लो, और X by R is, सो ये कितने की आती है डेरिवेशन या जो भी है ये 3, बहुत कम स्टेप्स हैं इसमें, so X will be X is, ये L दोनों पे डिवाइड कर दिया ना, यहाँ L से L कट गया, X is 100 upon L minus 1 into R, सिर्फ L काउंट करके, L यहां से देख के कितना होगा वो यहाँ पुट कर दो, R तो तुम्हें पता ही है, तो X की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कोई भी अननोन रजिस्टर है तुम्हारे पास, मीटर ब्रिक से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक। 2 मिनट दे रहा हूं नोट वोट करने के लिए, फिर मैं कराऊंगा इस पे न्यूमेरिकल्स। डन, न्यूमेरिकल्स क्या हो सकते हैं बच्चों इसके ऊपर, कुछ भी खास नहीं है। मान लो क्वेश्चन, मतलब पास्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं देखो, बड़े सिंपल से हैं। वो बोलता है कि एक की बजाय दोनों अननोन है, सो वी नीड 2 कंडीशंस, ताकि हम 2 इक्वेशंस बना सकें। मान लो ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो वो कहता है कि अगर R यहां लगाएं और X यहां लगाएं तो नल पॉइंट मिलता है मान लो 30 सेंटीमीटर पे, और अगर X यहां लगाएं और R यहां लगाएं तो नल पॉइंट मिलता है 60 सेंटीमीटर पे। तो 2 इक्वेशंस बन गई और अपना सॉल्व करके R और X निकालो, ठीक। और ये अपने आप में एक बड़ा सा सर्किट है, ये अपने आप में एक बड़ा सा सर्किट है। मान लो दिखाता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं।
ऐसे कर दिया इसको कि ऐसे बना दिया कि अब हमारे पास दो अननोन रेजिस्टर्स हैं एक्स और वाई जो इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक, अब इसकी जब तुम इक्वेशन बनाओगे तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देना पड़ेगा ना। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ये, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें तो आ गए वेरिएबल दो, तो यहाँ पे क्या होगा कि दो कंडीशंस दी होंगी। मान लो बोलता है कि जब ये R जो है वो 40 ओम है, जब R 40 ओम है तो बैलेंसिंग लेंथ है 30 सेंटीमीटर, फिर R को 60 ओम कर दिया तो बैलेंसिंग लेंथ हो गई 60 सेंटीमीटर। तो बन गई दो इक्वेशन। पहले वाले में R बाय दिस यानी कि 40 बाय इज L1 बाय L2 30 बाय 70। एक इक्वेशन तो बन गई है। दूसरे केस से दूसरी इक्वेशन विच इज 60 अपॉन xy अपॉन x प्लस y इक्वल टू 60 बाय 40। तो दो इक्वेशंस बन गई और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पे। या फिर ये r ना देकर इस R के सीक्वेंस ऑफ कलर्स दिया होगा तो वहां से R निकाल लो। मतलब दो तीन टॉपिक्स को मैच करके बना देते हैं। ठीक, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। सो ठीक है, क्लियर। मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्वेश्चंस इसके होंगे असाइनमेंट में, तो तुम कर लेना वहां से प्रैक्टिस। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं और यहाँ एसएल से कर लेना, कहीं से भी कर लेना। तीन टर्म समझ लो। फर्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, सेकंड वन इज ईएमएफ एंड थर्ड इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो हर एक मटेरियल का, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात रह गई, मैंने यहाँ पे जो अभी मीटर ब्रिज में मोटी मोटी स्ट्रिप्स लगाई थी, ये क्वेश्चन आता है कि ये मोटी स्ट्रिप्स हम लोग क्यों यूज करते हैं। ये मोटी स्ट्रिप्स हम इसलिए यूज करते हैं बच्चों, बिकॉज आर होता है रो एल बाय ए। तो एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, और एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो ये मोटी स्ट्रिप हमने लगाई जिसका एरिया ज्यादा है, तो इस पार्ट का आर कम होगा।
तुम देख रहे हो ना कि मीटर ब्रिज की सारी वर्किंग आर से रिलेटेड है, तो तुम सोचो कि अगर कनेक्टिंग वायर्स का भी अपना रेजिस्टेंस होगा तो वो तो इंटरफेयर करेगा रिजल्ट में। अगर कनेक्टिंग वायर, ये यहाँ पे मैंने लगाया 100 ओम और कनेक्टिंग वायर पतली है तो उसका ए कम होगा तो उसका आर ज्यादा होगा। मान लो 50 ओम कनेक्टिंग वायर का भी है तो टोटल तो 150 हो गया, जबकि मैं उस 50 को इग्नोर कर दूंगा तो मेरा आंसर गलत आएगा। तो मैंने ऐसा सेटअप किया है कि जो इसके और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उनका रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम हो। तो वो हमारे पास एक ही तरीका है करने का कि हम उसका एरिया बहुत ज्यादा रखें, एरिया ज्यादा रखने से आर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक, फिर भी आर कुछ तो रहेगा, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनका भी आर होता है। हम जब सर्किट बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे बनाया, बोलते हैं ये R1 है, ये R2 है, ऐसे बोलते हैं। बट ये जो बीच में तार जा रही है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है, इसका भी तो रेजिस्टेंस होगा, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बट इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो मेटल की बनी है, और मेटल जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा कंडक्टर है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम ये मानते हैं कि एज कंपेयर टू दीज टू, ये तो हमने स्पेशली रेजिस्टर लगाए हुए हैं, इनके कंपैरिजन में कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, बट है तो ठीक है। तो हर मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो जो तुम सर्किट में सेल लगाते हो उस सेल का भी अपना एक रेजिस्टेंस है, विच इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो सेल का काम क्या है, सेल का काम है सर्किट में एनर्जी देना और करंट के फ्लो को मेंटेन करके रखना। वो एनर्जी तभी खर्च होती है अगर उस सर्किट में कोई करंट को अपोज करने वाली चीज हो, यानी रेजिस्टर हो। लेकिन क्योंकि सेल खुद किसी मटेरियल का बना है तो सेल का अपना भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जितनी भी एनर्जी सेल के पास है उसका कुछ हिस्सा सेल को अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए खर्च करना पड़ता है। जैसे तुमने खाना खाया और तुम्हारे अंदर आ गई 500 जूल एनर्जी, ठीक है, और तुमने एक बड़े से पत्थर को उठा के ऐसे ऊपर ले जाना है और उसके लिए चाहिए 500 जूल वर्क। तो तुमने तो खाना खाया, तुम्हारे अंदर 500 जूल एनर्जी आ गई, लेकिन तब भी तुम ये काम नहीं कर पाओगे क्योंकि उस एनर्जी का कुछ हिस्सा तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज चल रही हैं उनके लिए भी चाहिए। जो हम बाहर काम कर रहे हैं एक्सटर्नल वर्क, उसमें वो सारा हम यूज नहीं कर सकते जो हमने फूड से ऑब्टेन किया है। अंदर चल रहा है, ब्लड चल रहा है, हार्ट बीट चल रही है, लंग्स काम कर रहे हैं, एक एक सेल काम कर रहा है, उन सब के लिए, वो सारे इंटरनल प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए। मान लो उसमें 50 जूल एनर्जी खर्च हो गई, तुम्हारे पास बची 450। ये 450 जूल ही तुम लोग यूज कर सकते हो अब उस पत्थर को लिफ्ट करने के लिए, बट उस पत्थर को लिफ्ट करने के लिए तो 500 जूल एनर्जी चाहिए, तो तुम उसको नहीं कर पाओगे। आनिया कुछ पूछना है? नो सर। हाथ उठाया तुमने, ठीक। तो इसी तरीके से जैसे एक सेल का वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो ये मत समझना कि वो सर्किट में भी 10 वोल्ट ही दे पाएगा। वो सर्किट में देगा सपोज 9.8 वोल्ट, 0.2 वोल्ट तो वो खुद खर्च कर लेगा अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो जितने के लिए वो डिजाइंड होता है उसको बोलते हैं सेल का ईएमएफ। सेल का ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करने वाली फोर्स। इलेक्ट्रॉन खुद तो चलेगा नहीं तो फोर्स आएगी, कोई धक्का मारेगी, चल भाई। अब वो कौन दे रहा है, सेल दे रहा है। तो सेल जितनी के लिए डिजाइन होता है उसको बोलते हैं सेल का ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट जितना वो दे पाता है उसको बोलते हैं उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमारे एग्जांपल में मैंने बोला 10 है उसका, तो 10 तो उसका ईएमएफ हो गया, बट वो 10 देगा नहीं क्योंकि उसमें से कुछ खर्च हो जाएगा उसके अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, तो देगा 9.8। तो 10 उसका ईएमएफ हो गया और उसका
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 9.8। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट से है कि EMF of a cell is always greater than its terminal potential difference. Why? मैं ये सब लिखता नहीं हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास होगी, तो तुम अगर उसको देखोगे तो ये सब बातें रिकॉर्ड हो ही रही हैं, तो तुम वहां से नोट कर लोगे। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं काफी कि the EMF of a cell is always greater than its terminal potential difference because some part of the EMF is used by a cell to overcome its own internal resistance. तो जो बचता है वो कम होता है। ठीक है, तो हम इसको, ये अगली क्लास वाले आ रहे हैं भाई, टाइम हो गया क्या? अच्छा टाइम हो गया बच्चों, करेंगे कंटिन्यू, मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये टॉपिक है थोड़ा, इसको शुरू करेंगे हम, ये चीजें दोबारा बताऊंगा। ठीक, तो तुमसे मिलते हैं सैटरडे को। बाय बाय।